हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू इजी जीएसटी फॉर यू। मैं हूं आपका होस्ट किरीश कुलकर्णी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसका टॉपिक है कोविड 19 रिलेटेड एक्सपेंसेस और उनकी जीएसटी में एलिजिबिलिटी। जिसका मतलब है कि कोविड 19 पैंडेमिक सिनारियो में बिजनेस एंटिटीज को काफी सारे एक्सपेंसेस करने पड़े हैं ड्यू टू द रीजंस व्हिच वी विल डिस्कस इन द ड्यू कोर्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, जिसके चलते वो एक्सपेंसेस पे जो जीएसटी पे किया हुआ है उन्होंने, क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में एलिजिबल होगा या नहीं होगा। इसके लिए आज ये वीडियो बनाया दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें जानेंगे हम कि एग्जैक्टली जो एक्सपेंसेस कोविड 19 के पैंडेमिक सिचुएशन में लॉकडाउन में अप्रूवल लेने के बाद कुछ बिजनेस यूनिट्स चालू कर दिए गए हैं, तो उनके लिए कौन से एक्सपेंसेस इनकर ऐसे करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो जैसे कि है कि फूड एंड बेवरेजेस विच आर मेड अवेलेबल टू द एम्प्लॉयज वर्कर्स। उसके बाद हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स टू कैरी द पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू द प्लेस ऑफ देयर बिजनेस, या फैक्ट्री है या तो फिर ऑफिस है, जो भी है। उसके बाद हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर दैट दे हैव टू इनकर। उसके बाद अगर स्पेसिफिक कैटेगरी जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उन्हें रिक्वायरमेंट था कि गेस्ट हाउस या रेसिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल कर देनी चाहिए उन्होंने वर्कर्स के लिए या उनके एम्प्लॉयज के लिए, तो रिलेटेड टू दैट एक्सपेंडिचर। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सैनिटाइजर्स हो, फेस मास्क हो, पीपी किट्स हो, or a lot of medical facilities those were supposed to be provided to the staff as well as to the workers and contract laborers etc. तो क्या इन सभी एक्सपेंसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें एलिजिबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इसके जीएसटी के प्रोविजंस असेस करते हुए आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि कोविड 19 जो सिचुएशन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थ्रू वेरियस लीगल चैनल्स हैंडल कर रही है, टैकल कर रही है, और ज्यादा से ज्यादा उसको सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो इसके रिलेटेड जो लॉज है, जो लेजिस्लेशंस है, वो दो वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस है। एक है एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 ईडीए जिसको हम लोग बोलेंगे, और दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डीएमए बोलेंगे। दिस इज द प्री इंडिपेंडेंस एक्ट। ये रिलेटिवली इट्स अ न्यूअर एक्ट। उसके बाद अंडर दीज लेजिस्लेशंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, होम मिनिस्ट्री, वो वेरियस ऑर्डर्स इशू करते हैं जिसको फॉलो करना है सभी स्टेट्स को। इट इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। दे कैन नॉट cut down or they cannot have relaxations in the orders passed by Ministry of Home Affairs, but they can increase the level or degree of the the difficulty or the level of difficulty in those particular or the conditions those are put down in the particular orders. तो ये है ओवरऑल सिचुएशन जिसको कौन से लेजिस्लेशंस एप्लीकेबल होते हैं हमने देखा। इसका आगे चल के देखेंगे दोस्तों कि एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है विच इज 20th अप्रैल 2020 को पास किया गया था, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर पास किया गया था। जिसमें जैसे फर्स्ट लॉकडाउन का जो पीरियड था वो इट वाज अबाउट टू गेट ओवर, और कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज को उनकी ऑपरेशंस रीस्टार्ट करना जरूरी था। उसके लिए उनको कंडीशनल ऑपरेशन स्टार्ट करने की इजाजत इस गाइडलाइंस में दी गई थी, इस ऑर्डर में दी गई थी। और जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करने हैं, जो कंडीशंस उनको फॉलो करने हैं, वो गाइडलाइन में अनेक्सर में दिए गए थे। तो उसमें किस किस को कवर किया था? तो ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, ऑल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, वर्क प्लेसेस, ऑफिसेस एटसेट्रा में ये सभी बाकी भी चीज शॉप्स एटसेट्रा कवर हो जाएंगे। तो इसके चलते जो भी उसकी जो ऑपरेशनल पॉलिसीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल पॉलिसीज, उसको अनेक्सर 2 में उसके दिया गया था। तो जिसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्विकली हम लोग देखेंगे। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द एसओपी जो है वो है, एक तो जो वर्कर्स है उनका मेडिक्लेम इंश्योरेंस करना जरूरी है।
इसी के साथ साथ स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी वर्कर्स के लिए, टू ब्रिंग देम द वर्कर्स फ्रॉम देयर प्लेस टू द फ्रॉम आउटसाइड प्लेस टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है जो स्पेसिफिक एरियाज में है, फॉर एग्जांपल एसईजेड्स, ईओयू है या इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है, तो वैसे सभी एरियाज में जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनको वर्कर्स के स्टे के लिए नेसेसरी अरेंजमेंट करना कंपलसरी था, और बाहर के जो वर्कर्स हैं उनको लाने के लिए टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्टेशन विथ फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग करना काफी जरूरी था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ द एसओपी ऑफ द ऑर्डर पास बाय एमएचए। तो इसके चलते जो एक्सपेंसेस करने पड़े बिजनेस यूनिट्स को, दैट वाज अ एडिशनल कॉस्ट, लिटिल बिट ऑफ बर्डन on the business units, but definitely to from the moral perspective and from the legal perspective, some of the expenses were incurred by these entities, and GST pertaining to it is the basic the point of discussion of today's video कि इस पे जो GST है उसका क्रेडिट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो प्रोविजंस डील करती है जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड, वो हमारे काफी वीडियोस में हमने डिस्कस की हुई है, डिस्कवर्ड बाय सेक्शन 16, जहां पे प्री कंडीशंस दी गई है। इफ वी फॉलो दोस 4 प्री कंडीशंस तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबिलिटी हो जाएगी, एक्सेप्ट सम क्रेडिट्स द लिस्ट ऑफ विच इज गिवन अंडर सेक्शन 17(5). तो सभी इनपुट टैक्स क्रेडिट्स मिल जाएंगी सब्जेक्ट टू सेक्शन 16 के प्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, जैसे कि इनवॉइस उसका अवेलेबल है, फिजिकली वो गुड्स और सर्विसेज मिले हुए हैं, उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी पेमेंट है वो की हुई है विद इन द पीरियड विच इज गिवन, उसके बाद उसका जो टैक्स कलेक्टेड है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया हुआ है, उसके बाद उसके रिलेटेड रिटर्न फाइल्स किए हुए। तो ऑब्वियसली विद द ड्यू डेट्स नाउ द फ्यू रिटर्न्स आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फाइल्ड, बट स्टिल वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद सिर्फ द लिस्ट ऑफ सेक्शन 75 में दी गई है वो छोड़ के सभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेंगे। तो 17(5) इज एज गुड एज अ नेगेटिव लिस्ट जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं, और उसकी एक लिस्ट दी गई है। तो इसके चलते इन एक्सपेंसेस का क्या होगा, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको नोट करना है कि 17(5) दो इट टॉक्स अबाउट द ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलने वाले हैं, देयर इज अ प्रोविजो which says that some of the input tax credits are blocked, but for those specific input tax credits the credit will become eligible provided that certain conditions are followed। तो वो conditions कौन सी है देखेंगे, तो वो प्रोविजो कहती है provided that input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available, importantly where it is obligatory for the employer to provide the same to its employees अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। वो लिस्ट कौन सी है 2 मिनट में देखेंगे, बट कंडीशंस कौन सी है, तो फर्स्ट इट शुड बी ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू इनकर दोज एक्सपेंसेस, द एक्सपेंडिचर इज टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज। अभी यहाँ पे वर्ड जो यूज किया था वर्कर्स यूज किया था, जो भी गाइडलाइंस है ऑर्डर है उसमें, बट इट हैज अ ब्रॉडर मीनिंग। तो वर्कर शुड नॉट बी ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड टू द वर्ड वर्कर, बट एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्टेड लेबरर्स, स्टाफ, वर्कर्स, ये सभी उसमें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वर्कर वर्ड कवर हो जाएंगे। तो ये है सेकेंड कंडीशन, और तीसरा है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ऑब्वियसली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इज अ लॉ अंडर विच द ऑर्डर्स आर पास्ड एंड द गाइडलाइंस आर इशूड। तो ये तीनों कंडीशंस तो सेटिस्फाई होती है। तो इस केस में कौन से स्पेसिफिक ब्लॉक क्रेडिट्स है जो नॉर्मल तौर पे अवेलेबल एलिजिबल नहीं होते हैं, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के वजह से एलिजिबल हो जाएंगे, तो उसकी लिस्ट मैं बताता हूं दोस्तों। तो उसमें फूड एंड बेवरेजेस है, रेंट अ कैब है, लाइफ इंश्योरेंस है एंड हेल्थ इंश्योरेंस है। ये 4 ही चीजें हैं। तो अभी हमको ये फॉर स्पेसिफिक आइटम्स के लिए देखना पड़ेगा कि वेदर दैट इज कवर्ड बाय द ऑर्डर गाइडलाइंस, वेदर दैट इज कवर्ड बाय जीएसटी एक्ट, और दोनों में अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल हो जाएगा। तो ये चारों के लिए लॉ की प्रोविजन है, अगर इफ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सच टू इनकर सच एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। अभी देखेंगे
कि फाइनल एलिजिबिलिटी कैसे असेस करनी है हमको। तो सबसे पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी अ कॉलम which is where the expenditure name is mentioned. Then there are 3 columns. Column number 1 ITC eligibility under this law. मतलब यहाँ पे नो होगा अगर 17.5 में ब्लॉक्ड है, यस होगा अगर 17.5 में ब्लॉक्ड नहीं है। तो यहाँ पे एक assumption है अगेन सेक्शन 16 के प्री कंडीशंस और जो भी रूल्स से है जैसे कि 36(4) एटसेट्रा आर गेटिंग सेटिस्फाइड। दूसरा कॉलम है एलिजिबिलिटी ओनली इफ मैंडेटरी, जो हमने अभी प्रोविजो देखा था जिसमें ऐसा कहा गया है कि 17.5 में ब्लॉक होने के बाद भी अगर किसी लॉ में ऐसा मैंडेट किया है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए ये इनकर करने हैं तो मिलेंगे, तो अगर उस कैटेगरी में वो सर्विस फिट होता है या गुड्स फिट होता है तो यहाँ पे यस है, अगर नहीं होता है तो नॉट एप्लीकेबल है। और तीसरा है कवर्ड बाय एमएचए के गाइडलाइंस, जो अभी ऑर्डर एमएचए ऑर्डर है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो पास किया हुआ है उसके गाइडलाइंस में वेदर दैट इज कवर्ड और नॉट। और अगर यस अब उस पे ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ट हमारा फाइनल एलिजिबिलिटी मिलेगा। तो देखते हैं एक एक चीज। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस, तो बेसिकली वो इट इज नॉट एलिजिबल बिकॉज इट इज कवर्ड बाय 17.5 बट इट इज कवर्ड बाय द प्रोविजो ऑल्सो। सो मैंडेटरी के केस में वो जो लॉ के मैंडेटरी में के केस में कवर हो जाएगा। बट लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट कवर्ड बाय द एमएचए गाइडलाइंस, ऑर्डर के जो गाइडलाइंस है उसमें कवर्ड नहीं है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। तो फाइनल एलिजिबिलिटी में वो नो आएगा बिकॉज ये दोनों यस होने चाहिए या ये दोनों यस होने चाहिए। दूसरी चीज देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, whether it is eligible under the law, no. Whether it is conditionally eligible, yes. Whether it is covered by MHA guidelines, yes. तो इसका फाइनल एलिजिबिलिटी आएगा yes. तीसरा है सैनिटाइजर, पीपी किट्स, अदर मेडिकल फैसिलिटीज, बेसिकली वेदर इट इज कवर्ड बाय 17.5 तो आंसर इज नो। तो ब्लॉक क्रेडिट नहीं है मतलब इट इज अलाउड एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बल्कि इस पे एक व्यू है जो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि इस पे एक नेगेटिव व्यू भी है, पॉजिटिव व्यू भी है, बट फॉर टाइम बिंग आई एम सेइंग दैट एज इट इज नॉट ब्लॉक्ड स्पेसिफिकली बाय सेक्शन 17.5 इट इज द क्रेडिट इज एलिजिबल। तो एलिजिबल मैंडेटरी देखने की कोई जरूरत ही नहीं बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो ये एलिजिबल ही है। ऑल्सो इट इज कवर्ड बाय द गाइडलाइंस, तो यस है, तो फाइनल एलिजिबिलिटी यस है। चौथा है फूड एंड बेवरेजेस, एलिजिबिलिटी में वो नहीं है बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली कवर्ड बाय 17.5, लेकिन कंडीशनल वो अलाउड है, बट गाइडलाइंस जो है उसमें वो कवर्ड नहीं है। इसके हिसाब से ये दोनों भी यस होने चाहिए, वो नहीं है, इसके लिए फाइनल एलिजिबिलिटी उसकी नहीं आएगी। रेंट कैब हायर की हुई है जो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू फॉर द वर्कर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका यूज किया हुआ है, तो उसका कंडीशनल में कवर होता है, नॉर्मली इट इज ब्लॉक्ड। एमएचए के गाइडलाइंस में भी बोला है कि यू शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी, तो दोनों में ही ऐसे, तो इसका भी एलिजिबिलिटी है, इसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। गेस्ट हाउस का कोई भी ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है आईटीसी के, तो ये डायरेक्टली अलाउड है, तो इसकी भी फाइनल एलिजिबिलिटी अलाउड में आएगी। अभी 2 पॉइंट्स है सैनिटाइजर्स, जो मैंने बोला कि इस पे कोई भी ब्लॉक क्रेडिट्स नहीं है, पीपी किट्स, अदर मेडिकल फैसिलिटीज, और गेस्ट हाउस यस। तो ये दोनों को मैं थोड़ी देर में आपसे वापस डिस्कस करूंगा, बट कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर सिनारियो हमको ये समझ में आएगा कि लाइफ इंश्योरेंस नॉट एलिजिबल, हेल्थ इंश्योरेंस एलिजिबल, सैनिटाइजर्स, पीपी किट, मेडिकल फैसिलिटीज एलिजिबल, फूड एंड बेवरेजेस नॉट एलिजिबल, रेंट कैब एलिजिबल, गेस्ट हाउस एलिजिबल। तो दैट इज द assessment based on these 2-3 points which are covered by the various provisions of Disaster Management Act as well as GST Act. इसके आगे चल के देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स है, इसमें क्या चैलेंजेस है, हम लोग जो कंक्लूजन ले रहे हैं उसमें क्या चैलेंजेस है देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लीगैलिटी ऑफ ऑर्डर्स का एक क्वेश्चन में है, इट इज नॉट फाइनली बाइंडिंग ऑन द टैक्स पेयर्स और यू नो द पर्सन्स हु आर इनकरिंग दैट एक्सपेंडिचर। ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग, तो इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जिसमें जो 30 मार्च 2020 पे एक ऑर्डर पास किया था एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने, जिसमें ऐसा कहा गया था कि इट इज बाइंडिंग फॉर ऑल द एम्प्लॉयर्स टू पे द सैलरीज एंड वेजेस टू द एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्टेड लेबरर्स, टेम्पररी स्टाफ, वर्कर्स एटसेट्रा। तो ये ऑर्डर को इट वाज चैलेंज्ड बाय वन कंपनी एंड सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए स्पेशल लीव पिटिशन भी फाइल किया था। तो उसमें काफी
पॉइंट्स पे उसको चैलेंज किया गया था, बीइंग नॉट हैविंग अ बाइंडिंग इन नेचर, बिकॉज उसमें आर्टिकल 14 विच टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें चैलेंज किया था। इसी के साथ आर्टिकल 19 जो कंडक्टिंग द बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके अगेंस्ट चैलेंज किया था। एंड इट वाज उनका कहना ये था कि दिस ऑर्डर and making it compulsory to the business owners to pay the salary and wages is not you know the powers to have such a binding order is not in the nature and it is not constitutional, ये कहना था। तो इसके चलते जो प्रोसीडिंग्स है वो तो कंप्लीट हो नहीं पाए हैं अभी तक, लेकिन वो जो ओरिजिनल ऑर्डर था दैट हैज बीन विड्रॉन सिंस 15th of May 2020। तो वो ऑर्डर का कितना बाइंडिंग इन नेचर है, इस पे एक चैलेंज ही है। इसी के साथ हम लोग के पास और एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा है कि जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई थी, जैसे फर्स्ट गाइडलाइंस आए थे अर्लियर जो मैंने बात किया 20 अप्रैल, जो 1 मई 2020 को आया था उसमें रेफरेंस नहीं है अर्लियर गाइडलाइंस को और वो उसको रीस्टेट नहीं करता है, तो दैट इज अनदर इशू। तो ये भी एक चैलेंज है कि हम बोल लेंगे कि उसको इट इज मेड कंपल्सरी बाय अ लॉ व्हिच वाज इन टाइमिंग इन फोर्स, तो उसके चलते क्या रिवाइज गाइडलाइंस में भी उसका होना जरूरी था, ये अनदर क्वेश्चन है। तीसरा ऐसा है कि मैंने जो दो चीजें कही थी कि सैनिटाइजर्स, पीपी किट्स, अदर मेडिकल फैसिलिटीज एंड गेस्ट हाउस, तो उसमें एक हो सकता है कि इट कैन बी चैलेंज्ड ऑफ बीइंग इन पर्सनल नेचर। अभी 17(5) ये सेक्शन है, इसमें एक बिट है जी, जिसमें कहा गया है कि गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल नेचर अगर है तो उसका भी क्रेडिट मिलेगा नहीं और उसको कोई कंडीशनल एलिजिबिलिटी भी नहीं है, तो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्टेड, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसके चलते एक एडवांस रूलिंग भी है, दो एडवांस रूलिंग इज ओनली बाइंडिंग ऑन द पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर दैट एडवांस रूलिंग। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के केस में तमिलनाडु का जो 2019 का एडवांस रूलिंग है, इसमें भी यही कहा गया था कि एक्सपेंसेस विच वेर इनकर्ड फॉर द मेडिकल पर्पस एक्सेट्रा, तो उसका नेचर बीइंग, एंड आई थिंक दोज एक्सपेंसेस वेर स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर द एम्प्लॉइज एंड स्टाफ ऑफ द पर्टिकुलर टैक्स पेयर, तो उसके चलते भी उसको डिनाई किया गया था क्रेडिट, सेइंग दैट दोज एक्सपेंसेस वेर पर्सनल इन नेचर। ऑल्सो ऐसे कहा गया था दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ये एक एडवांस रूलिंग है गुजरात का 2019 का अगेंस्ट, कि उसका जो एंड यूज है विच इज नॉन बिजनेस पर्पस, और उसके चलते उसका जो प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके रिलेटेड जो डायरेक्टली नेक्सस वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट बिजनेस एंड नॉन बिजनेस पर्पस व्हाइल अलाउइंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये दो पॉइंट्स के चलते the eligibility is still in dispute about such expenses which are not specifically covered, though not specifically covered by 17(5), but उसका end use या business for the purpose in the course or furtherance of business के क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है, या तो फिर पर्सनल की कैटेगरी में डायरेक्टली फिट होता है। बट इफ यू आस्क मी, यू नो दिस मास्क, सैनिटाइजर्स या जो भी ये हेल्थ रिलेटेड पीपी किट्स हो, इनका सबका अगर हम लोग असेस करेंगे तो इट इज जस्ट अनदर एक्सपेंडिचर विच इज जस्ट अनदर काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ही कहूंगा मैं। इसका रीजन भी ऐसा है कि फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी which is involved in the case of let's say manufacturing etc, तो एंड लेट्स से फर्नेस एक्सेट्रा, इसके केस में हेल्थ रिस्क रहते हैं, तो इसके चलते ग्लोव्स है, गॉगल्स है, कैप्स है, सेफ्टी शूज है, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो टू यूज ऑल सच हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड equipments which are usually, though being in personal nature, used for business purposes and hence are allowed as a input tax credit. So I don't find any difference between those equipments, those tools which are used, those health and safety related expenditures which are incurred by the entity, and these PPE kits, sanitizer, masks, because now this COVID-19 scenario is going to be there for a little longer time, and one has to live with it, considering the required change that needs to be done in the lifestyle etc. उनको ये आदत कर लेनी है कि उसके साथ ही
दे हैव टू लिव विद इट, कंसिडरिंग कि उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स लेके इसको कोप अप करके इसको बिजनेस एक्टिविटीज नॉर्मल केस में शुरू रखे जाए. तो इसके चलते आई स्टिल फील दैट इट इज नॉट अ पर्सनल नेचर काइंड ऑफ एन एक्सपेंडिचर एंड हेंस शुड बी अलाउड. सो दैट इज माय पर्सनल व्यू. But of course, there are decisions of advance ruling pronouncement wherein it was denied earlier. अभी ये था expenditure incurred for the purpose of employees particularly. Now we'll go to the area because I would like to dwell upon this particular expenditure which is incurred in case of charity or CSR. तो उसमें एक important point मुझे डिस्कस करना है और वो ये है कि सर्कुलर 115/2020 जो है MCA, तो उसमें एक FAQ आया था कि कौन से एक्सपेंडिचर CSR में कवर हो जाते हैं. तो उसमें कहा गया था क्वेश्चन वेदर स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स फॉर कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज शैल क्वालिफाई फॉर CSR एक्सपेंडिचर. तो उसमें आंसर दिया है मिनिस्ट्री वाइड सर्कुलर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो हैज क्लैरिफाइड दैट CSR funds for COVID-19 related activities shall qualify as CSR expenditure. It is further clarified that funds may be spent for various activities related to COVID-19 under items 1 to 12 of the Schedule 7 relating to promotion of healthcare, including prevention healthcare and sanitization and disaster management. Further, as a general circular 21/2014 dated so and so, items in Schedule 7 are broad based and may be interpreted liberally. So let's assume that ये liberal interpretation consider करके ये mask, sanitization related material, sanitizers हो या और कुछ हो या वो कवर हो, तो ये सब चीजें अगर इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द एम्प्लॉयर, रादर इन एडिशन टू द एम्प्लॉइज इट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ चैरिटी और एज अ CSR, तो क्या उसके रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अनदर क्वेश्चन है. तो लेट्स स्पेंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि इस पे क्या प्रोविजन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल एड और एनी अदर एड ये कवर हो रहा है. हमने अभी चेक किया, हमने देखा कि FAQ नंबर 4 में उसको आंसर किया गया है विद रिलेवेंट सर्कुलर रेफरेंसेस. अभी एक ही पर्पस है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेदर इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या नॉन बिजनेस पर्पस है, क्योंकि सेक्शन 17(2) अगर हम लोग देखेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज यूटिलाइज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस is not to be allowed as input tax credit. So वो रिवर्स हो जाता है. तो इसके चलते क्या ये सब एक्सपेंडिचर्स है वो अलाउ हो जाएंगे if those are incurred for the outside people. So for example, a company XYZ Limited decides to go to a certain area and distribute the material which is related to healthcare. For example, sanitizers दिए, मास्क दिए, हैंड ग्लव्स दिए, whatever. तो उस केस में क्या उसके रिलेटेड जो परचेस किया था उस पे जो GST पे किया था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. तो इट इज देयर आर टू व्यूज अगेन. एक व्यू ये कहती है कि मुझे CSR एक्टिविटीज करना कंपलसरी है अगर इफ माय थ्रेशोल्ड ऑफ टर्नओवर एटसेट्रा इज द क्राइटेरिया व्हिच इज गिवन अंडर द लॉ इज गेटिंग फुलफिल्ड, तो मुझे ये कंपलसरी एक्सपेंडिचर 2% इनकर करना ही करना है और इसीलिए इट इज माय बिजनेस एक्सपेंडिचर. वर्सेस अनदर ओपिनियन इज दैट कि इट इज नॉट इन द फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इससे बिजनेस एक्टिविटी कुछ नहीं है तो वो नहीं मिलेगा. बट इफ यू आस्क मी आई वुड से दैट इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड उसको उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए. बट if a person, if a company, private limited, or if a non-corporate assessee who is incurring such expenses on suo motu basis, खुद ही से कर रहा है वो, it is not binding under any act, तो क्या उसे मिलेगा? तो little bit difficult in that particular case. But then how can we distinguish between two cases where is one it is mandated by the act so मिलेगा और दूसरे केस में नहीं मिलेगा? तो little difficult scenario here. और पॉलीकैब वायर्स प्राइवेट लिमिटेड का एक एडवांस रूलिंग है अगेन केरला का 2019 का ही है. तो उसमें जो फ्लड्स आए थे केरला में उसके लिए पॉलीकैब वायर्स जो बनाता है जैसे इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो उन्होंने वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया था एज अ CSR इनिशिएटिव, बट उसका क्रेडिट उनको डिनाई किया गया था सिमिलर रीजंस पे. तो उसमें एक ये भी थोड़ा सा एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बन जाता है क्या बीइंग CSR इट इज स्पेसिफिकली कवर्ड बाय CSR whether the input tax credit is eligible or not. तो इस पे भी काफी सारे रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट को जा रहे हैं, GST काउंसिल को जा रहे हैं. वी आर आल्सो ट्वीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर बिजनेस एंटिटीज और ट्रेड एसोसिएशंस. तो देखते हैं इसमें आगे जाके कुछ क्लैरिटी मिलती है हमें, बट इट इज स्टिल ओपन फॉर
litigation. तो ये था दोस्तों मेरा व्यू, it is my view on the eligibility of input tax credit on the expenses which are incurred in the course of this COVID-19 pandemic scenario, wherein some of these expenses are made compulsory to be incurred under the guidelines issued by Ministry of Health Ministry Affairs, MHA, uh, under the powers given to them through Disaster Management Act 2005. बेसिकली एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो व्यूज है इट शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट एज अ लीगल ओपिनियन और कंसल्टेंसी, और अगर इसमें कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और व्यूज है, इंटरप्रिटेशन अलग है, तो प्लीज राइट टू अस ऑन द गिवन एड्रेस, ईमेल एड्रेस व्हिच इज written on the screen. So thank you so much दोस्तों. Please keep watching Easy GST for you, and like, share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get latest updates. Thank you so much. Bye bye.